morning, dear student. We are studying about the key feature of Indian Constitution. In our last lecture, we discussed about the two main feature of Indian Constitution. First one is federalism, and second one is parliamentary form of government. Now, the third feature of Constitution is सेपरेशंस ऑफ पावर. जो पावर है वो एक जगह सेंट्रलाइज नहीं होती बल्कि डिस्ट्रीब्यूट की जाती है. हमारी कंट्री में जो पावर है वो मेनली 3 फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. एक है लेजिस्लेचर, सेकंड है एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड है जुडिशरी. जो लेजिस्लेचर है उसमें मेनली लॉज बनाई जाती हैं हमारी कंट्रीज़ के, और जो एग्जीक्यूटिव है वो इन लॉज को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं. और जो जुडिशरी है वो मतलब पनिश वगैरह, अगर इन लॉज को लोग फॉलो नहीं करते, जुडिशरी में कोर्ट वगैरह आते हैं जो पनिशमेंट डिसाइड करते हैं. लेजिस्लेचर refers to our elected representative. The executive is a smaller group of people who are responsible for implementing law and running the government. जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लॉ को इम्प्लीमेंट करने में, गवर्नमेंट को चलाने में. और जो जुडिशरी है ऑफ विच यू विल रीड मोर इन यूनिट 3 ऑफ दिस बुक. जुडिशरी के बारे में डिटेल में हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे. इट्स रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट इन दिस कंट्री. जो जुडिशरी है उसका मतलब है कोर्ट का सिस्टम हमारी कंट्री में. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय वन ब्रांच ऑफ स्टेट, द कॉन्स्टिट्यूशन से दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन्स शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर. एक दूसरे की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए हर ऑर्गन्स एक दूसरे को, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बता रखा है कि हर ऑर्गन्स एक दूसरे की पावर को देख सकता है. Through this, each organs act as a check on the other organs. और एक ऑर्गन्स लाइक जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी को देख सकता है किस ढंग से काम कर रहा है या क्या है. ये यानी कि ये तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे के एक्शंस वगैरह को चेक कर सकते हैं ताकि कोई भी ऑर्गन्स अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे. दिस इंश्योर दैट द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल थ्री. जो पावर है वो तीनों में ही डिवाइड होती है. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड फीचर था, सेपरेशंस ऑफ पावर. जो पावर है वो अलग अलग ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट है, 3 ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट है, जिसमें फर्स्ट है लेजिस्लेचर, सेकंड है एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड है जुडिशरी. क्लियर. हमारा फोर्थ फीचर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन कर रखे हैं, फंडामेंटल राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी बोलते हैं. द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैव ऑफन बीन रेफर टू द कंसाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेन आधार बोला गया है, मेन कोर बोला गया है, बेसिक बोला गया है. जो कॉलोनियल रूल थे हैड क्रिएटेड ए सर्टेन सस्पिशियस of the state in the mind of the nationalists. They wanted to ensure that a set of written right would guard against the misuse of state power in independent India. पहले क्या होता था, जब कॉलोनियल रूल था, जब हमारी कंट्री में ब्रिटिशर ने रूल किया था, तो उन्होंने लोगों के माइंड में अलग अलग तरह के परसेप्शंस बना दी थी. तो ये राइट है जो उन परसेप्शन को, उन डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने में हेल्प करते हैं. यहाँ बता रखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो राइट देता है सभी को, इक्वालिटी का राइट देता है. अभी हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं इन राइट्स को. माइनॉरिटी को, मेजॉरिटी को ये फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड कर रखा है. अब इन राइट्स को हम डिटेल में रीड करते हैं. जो राइट्स हैं वो कौन कौन से हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन कर रखे हैं. फर्स्ट राइट है राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी हमारी कंट्री में कोई भी पर्सन किसी भी रिलीजन से, किसी भी कास्ट से, किसी भी जेंडर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि सारे पर्सन कानून की नज़रों में इक्वल है. जो लॉ है वो किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर. दिस इज़ द फर्स्ट फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी. सेकेंड फंडामेंटल राइट क्या है, राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम का क्या मतलब है कि हमारी कंट्री में हर इंडिविजुअल को राइट है
फ्रीली स्पीच करने का, अपने व्यू एक्सप्रेस करने का, कोई भी एसोसिएशन बनाने का, लीगली एसोसिएशन बनाने का, कहीं भी मूव करने का, कोई भी बिजनेस एस्टेब्लिश करने का, ये फ्रीली राइट है। ये है हमारा सेकंड राइट, राइट टू फ्रीडम। कोई भी किसी भी पर्सन को लीगल बिजनेस को कभी भी डिनाई नहीं कर सकता। थर्ड राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, तो उसको पूरा राइट है इस एक्सप्लॉयटेशंस के अगेंस्ट बोलने का। ठीक है। और जैसे जो लेबर वर्कर होते हैं, अंडर एज जो काम कराते हैं, वो भी इस एक्सप्लॉयटेशंस के अगेंस्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट राइट है राइट चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमारी कंट्री में हर किसी पर्सन को कोई भी रिलीजन को चूज़ करने का राइट है। जो स्टेट है वो किसी को बाउंड नहीं कर सकता कि आपने ये रिलीजन सिलेक्ट करना है, ये रिलीजन सिलेक्ट करना है। ईच इंडिविजुअल हैव इक्वली राइट टू चूज़ देयर रिलीजन। ठीक है। कोई भी पर्सन किसी को कंपेल नहीं कर सकता कि आपने ये रिलीजन चूज़ करना है। एवरी पर्सन हैज़ राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेस प्रोपेगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। हर पर्सन को राइट है किसी भी रिलीजन की प्रैक्टिस करे, उसको प्रोफेस करे, उसको प्रचार करे। ये किसी भी पर्सन को राइट है, कोई भी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता। नेक्स्ट राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। हमारी कंट्री में ये राइट दे रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट ऑल माइनॉरिटीज रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोल रखा है कि कोई भी स्टेट, कोई भी माइनॉरिटी, कोई भी किसी धर्म से, किसी भाषा से बिलोंग कर रहा है, कोई भी ग्रुप, कोई भी पर्सन, वो कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकता है, कोई भी उसको रोक नहीं सकता। ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है। नेक्स्ट राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का ये राइट दे रखा है। इस राइट में क्या है कि This allows citizens to move the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state. अगर किसी भी पर्सन या कोई भी स्टेट इन राइट्स को डिनाई करता है, इन राइट्स के अगेंस्ट बोलता है या इन राइट्स को फॉलो नहीं करता, तो हर सिटीज़न को राइट है कि वो कोर्ट में इसके अगेंस्ट बोल सकता है। ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट है। फर्स्ट है हमारा राइट टू इक्वालिटी, और सेकंड है राइट टू फ्रीडम, थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिफ्थ कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, एंड सिक्स्थ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। स्टूडेंट, you learn this right very carefully. Clear? The next feature of our constitution is सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का क्या मीनिंग होता है कि जो हमारा स्टेट है वो किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करता। हर पर्सन को राइट है अपने रिलीजन को चूज़ करने के लिए। जो स्टेट है वो कभी भी फोर्स नहीं करेगा आपने पर्टिकुलर रिलीजन को अडोप्ट करना है या नहीं करना। देखो इसको पढ़ते हैं। सेक्युलर स्टेट इज़ वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। जिसमें कोई भी स्टेट किसी को प्रमोट नहीं करेगा, किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा कि ये रिलीजन हमारा है या स्टेट का रिलीजन है। आज हमने 5 फीचर कंप्लीट कर लिए और इसी के साथ ही जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो बेटा यहाँ पर ये बता रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन एज इट इज़ नहीं रहता। जो उस टाइम जो भी रूल्स बनाए थे, अब 70 ईयर हो गए तो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। जो भी चेंजेस आते हैं उसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे या आगे आने वाली बुक्स में पढ़ेंगे किस ढंग से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आ सकते हैं। या नेपाल का बता रखा है, नेपाल में तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया था जब मोनार्की से डेमोक्रेसी में आए थे। हमारा इंडिया में भी टाइम टू टाइम चेंज हो रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल हैं उनमें भी थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है। वो चेंज किस ढंग से आएगा वो हम आगे डिटेल में
पढ़ेंगे। और ये जो पिक्चर है यहाँ बता रखा है जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो भी रूल डिसाइड हुए थे उन पर सभी जो वहाँ के मेंबर हैं वो साइन कर रहे हैं। ये पिक्चर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की है। उसके साथ साथ यहाँ ये बता रखा है जो सेकंड फोटो है वो राजेंद्र प्रसाद की है, वो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली के। इसके साथ साथ और भी मेंबर है कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली के। क्लियर स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।